नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गति यानी मोशन से रिलेटेड रहेंगे। तो आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जुड़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और दोस्तों, अगर आप कंप्लीट शारीरिक शिक्षक यानी शारीरिक शिक्षा से सेकंड पेपर की कंप्लीट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरी यूट्यूब चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके महत्वपूर्ण क्लासों के माध्यम से आप बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में, शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह आपको बताना है, शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट प्रश्न, और शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ये बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु को शरीर गति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2 और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना, गति का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये आपको बताना है, गति का अध्ययन किसमें किया जाता है यह आपको बताना है और इसका सही आंसर आपने सोच भी लिया होगा दोस्तों। तो गति का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 फैक्ट है, आप ज़रूर ध्यान रखिए दोनों फैक्टों से रिलेटेड। एक फैक्ट है इसमें काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स, दोनों गति से रिलेटेड है, लेकिन काइनेटिक्स ध्यान रखना, काइनेटिक्स इसमें बल के साथ गति का अध्ययन किया जाता है, यानी गति पर बल के प्रभाव क्या पड़ते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन गति का अध्ययन किसमें किया जाता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो शुद्ध गति यानी गति का ही अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों काइनेमेटिक्स में गति का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों काइनेमेटिक्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना, बल का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये आपको बताना है, बल का अध्ययन किसमें किया जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि गति का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वो काइनेमेटिक्स में किया जाता था, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि बल का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बल का अध्ययन काइनेटिक्स में किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों काइनेटिक्स, यानी बल के प्रभाव गति पर क्या पड़ते हैं वो अध्ययन किया जाता है काइनेटिक्स के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों काइनेटिक्स। चलो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें और आपने कितना स्कोर 30 प्रश्नों में से अचीव कर पाते हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाथ की हथेली को नीचे की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? यह आपको बताना है, हाथ की हथेली को नीचे की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है ये बताना आपको। मानिए दोस्तों, ये अपने हाथ है और इसकी हथेली ये है, तो इसकी हाथ की हथेली को अगर नीचे की तरफ घुमा दिए अपन, इसको रोटेशन वाइज कर ले, नीचे की तरफ घुमा दे, तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हाथ की हथेली को नीचे की तरफ घुमाना यानी ज़मीन की तरफ घुमाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोनेशन कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोनेशन, यानी हाथ की हथेली को ज़मीन की तरफ घुमाना प्रोनेशन कहलाता है। और अगर हाथ की हथेली को ज़मीन से ऊपर यानी आसमान की तरफ अगर उसको वापस घुमा दिए अपन, हाथ की हथेली को वापस आसमान की तरफ घुमा दे तो उसे अपन सुपीनेशन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोनेशन। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है? ये आपको बताना है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है ये आपको बताना है। 2 गति है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है ये आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की गति किसमें होती है? हाथ में, पैर में, जबड़े में या पेट में? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जबड़े के अंदर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की गति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें जबड़ा
और इसके अलावा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की गति हिप्स के अंदर यानी कूल्हे के अंदर भी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हिप्स के अंदर भी होती है ये वाली गति। तो जबड़े में प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की गति होती है, इसके अलावा कूल्हे में भी ये गति होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जबड़ा अगर अपने मुंह में जबड़ा आगे की तरफ आता है तो उसे प्रोट्रैक्शन, और जबड़ा वापस पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे रिट्रैक्शन कहते हैं। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों अपना, कीलदार संधि कहाँ होती है, ये आपको बता रहा है। पीवट जॉइंट कहाँ होता है, ये आपको बताना है। पीवट जॉइंट यानी कीलदार संधि कहाँ होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एक बार। कीलदार संधि कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हाथ में, पैर में, गर्दन में, कूल्हे में। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कीलदार संधि जिसे गर्दन में होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों गर्दन में, जिसे अपन पीवट जॉइंट भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पीवट जॉइंट भी इसको कहा जाता है, यानी कीलदार संधि को पीवट जॉइंट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है, जिसे अपन चूलीदार संधि भी, कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है, यानी कंधे में, कोहनी में, सिर में और कूल्हे में। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा। और आपने अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप UR के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर जाकर इससे रिलेटेड थ्योरी की क्लास यानी जोड़ से संबंधित क्लास आप ले सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चले दोस्तों, कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोहनी में कब्जेदार संधि पाई जाती है। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का कोहनी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 के बाद में 8। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बिना मांसपेशी की लंबाई बदले मांसपेशी में संकुचन होना क्या कहलाता है। यह आपको बताना है कि मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी मांसपेशी में संकुचन हो रहा है यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिना मांसपेशी की लंबाई बदले मांसपेशी में संकुचन होना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तीनों फैक्ट पूछे भी जा चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको ज़रूर बताऊं। आइसोकाइनेटिक, इसमें गति और स्थिर दोनों काम होते हैं। इसके अलावा आइसोटोनिक को गति और आइसोमेट्रिक को स्थिर संकुचन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 8 का बिना मांसपेशी की लंबाई बदले मांसपेशियों में संकुचन होना क्या कहलाता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों आइसोमेट्रिक कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों आइसोमेट्रिक। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप ज़रूर बताते रहे। और दोस्तों आपको ज़रूर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कोई ज़रूर आपको एक्स्ट्रा आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती है जो आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने प्रश्न पर कॉन्सेंट्रेट रहना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। शरीर की मध्य रेखा की तरफ अंगों को लेकर आना क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। इस शरीर की मीडियल लाइन की तरफ अंगों को लेकर आना क्या कहलाता है, यानी मध्य रेखा की तरफ अंगों को लेकर आना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। मान लो ये अपना शरीर है दोस्तों, ये अपना शरीर है और इसकी तरफ अपने हाथ ये बाहर है, लेकिन हाथों को अगर पास में लेकर आते हैं अपन तो इसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो शरीर की मध्य रेखा की तरफ अंगों को लेकर आना क्या कहलाता है, सही आंसर रहेगा दोस्तों एडक्शन। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एडक्शन कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपने प्रश्नोत्तरी से इसमें रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी की क्लासेज आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर इससे रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, कॉन्सेंट्रिक और असेंट्रिक संकुचन किस प्रकार की गति है, यह आपको बताना है। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक गति किस प्रकार की है, दोनों गतियाँ अलग अलग है। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक गति संकुचन किस प्रकार की गति है, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक संकुचन किस प्रकार की गति है, ये आपको बताना है। ये दोनों मिलकर किस प्रकार की गति में काम करते हैं, ये आपको बताना है।
और प्रश्न नंबर 10 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कॉन्सेंट्रिक और असेंट्रिक संकुचन। तो इसका दोनों को मिलाकर कौन सी गति कहलाती है, तो आइसोटोनिक गति में दोनों आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रिक और असेंट्रिक आइसोटोनिक गति के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, वह तल यानी प्लेन्स के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। वह तल जिसे प्लेन्स भी कहते हैं, तो वह तल जो मानव शरीर को आगे और पीछे दो हिस्सों में बांटता है, यह आपको बताना है। मानव शरीर को आगे और पीछे के दो हिस्सों में बांटने वाला तल यानी प्लेन कौन सा है, यह आपको बताना। आगे और पीछे दो हिस्सों में बांटने वाला प्लेन यानी तल क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 सर्जिटल तल, हॉरिजॉन्टल तल, फ्रंटल तल और ट्रांसवर्स तल, इसमें से सही आंसर प्रश्न नंबर 11 का आपने सोच भी लिया होगा। तो शरीर को आगे यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला तल फ्रंटल तल कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का फ्रंटल तल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे होता है, यह आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध जैव यांत्रिकी में यानी बायोमैकेनिक्स के अंदर किससे रिलेटेड रहता है, यह आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे होता है, यानी जैव यांत्रिक बायोमैकेनिक्स में गुरुत्वाकर्षण को अपन क्या बोल सकते हैं। द्रव्यमान, भार, घनत्व या जड़त्व किसके नाम से अपन उसको जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण को जैव यांत्रिकी में भार के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों भार। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं, थ्रोइंग यानी फेंकने वाली मांसपेशी किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। थ्रोइंग मसल यानी फेंकने वाली, किसी भी चीज़ को फेंकने में कौन सी मांसपेशी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसे थ्रोइंग मसल्स कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टोइड, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर को थ्रोइंग मसल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है पेक्टोरलिस मेजर। और ये कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये अपने शरीर में छाती में यानी चेस्ट में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, छाती में चेस्ट में पाई जाती है पेक्टोरलिस मेजर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। और दोस्तों आप जरूर आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं, ये भी आपको ज़रूर बताना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 रहेगा आज का। जब कोई वस्तु किसी एक्स के चारों तरफ घूमती है तो कौन सी गति होती है, यह आपको बताना है। जब कोई वस्तु एक्स किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ यानी एक्स के चारों तरफ घूम रही है तो कौन सी गति होती है, यह आपको बताना है। किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, मान लो ये कोई बिंदु है और इसके चारों तरफ अपनी गति हो रही है बार बार, तो ये कौन सी गति कहलाती है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो वो घूर्णन गति यानी रोटेशन मोशन कहलाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों रोटेशन मोशन, घूर्णन गति। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। गति से रिलेटेड यानी मोशन से रिलेटेड प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। संवेग की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। संवेग यानी त्वरण की, यहाँ पे संवेग का मतलब त्वरण होता है दोस्तों। तो संवेग की गणना किस सूत्र के माध्यम से की जाती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 संवेग की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों संवेग बराबर यानी संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग यानी मास मल्टीप्लाई वेग द्रव्य संवेग कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, इसे अपन संवेग कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। जरूर प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्नों में परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहें। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। किस
किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। यानी कोई वस्तु अगर गतिमान है और उसमें अगर थोड़ा सा और अगर उसमें बल लगा के गति पैदा कर दे तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है गति में वो क्या कहलाएगा, ये पूछा गया है। तो किसी गतिमान वस्तु गतिमान अवस्था में है और उसके वेग में अगर उस हल्का सा और परिवर्तन कर दे तो उसकी दर क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों संवेग कहलाती है। यानी गतिमान वस्तु के ऊपर अगर थोड़ा सा और बल लगा के और गति पैदा कर दे तो जो परिवर्तन आया है पहली और अब वाली गति में तो उसे अपन संवेग बोलते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों संवेग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों अपना, न्यूटन ने गति के नियमों को कब प्रतिपादित किया, ये बताना है। न्यूटन ने गति के नियमों को कब प्रतिपादित किया यानी कब उनका निर्माण किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 न्यूटन ने गति के नियमों को कब प्रतिपादित किया और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1687 यानी 1687 में न्यूटन ने गति के नियमों को प्रतिपादित किया। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1687। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के कौन से नियम के द्वारा ऐसा होता है, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होता है, तो ये न्यूटन के कौन से नियम में होता है, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन के कौन से नियम में, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया के प्रतिक्रिया होती है यानी एक्शन रिएक्शन। न्यूटन के तीसरे नियम को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा क्रिया प्रतिक्रिया के न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आज आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहे, और आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसा अपने सुझाव जरूर देते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, डिस्कस थ्रो में डिस्कस की गति कौन सी गति कहलाती है, ये आपको बताना है। डिस्कस थ्रो यानी तस्तरी फेंक में अपन तस्तरी को हवा में फेंकते हैं तो फेंकने के बाद में जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, यह हवा के अंदर वो बताना है। यानी अपन किसी चीज़ को अगर हवा में फेंक रहे हैं तो वो गति कौन सी होगी, ये आपको बताना है। हवा के अंदर जो गति हो रही है वो कौन सी गति हो रही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19, डिस्कस थ्रो में डिस्कस की गति कौन सी गति कहलाती है, तो उसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति कहलाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रक्षेप गति, जिसे अपन इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रकार 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा प्रक्षेप गति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, हवा में फेंकी गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है। यानी कोई वस्तु हवा में फेंकी जाती है और वो जिस मार्ग यानी जिस रास्ते से वो फिर वापस नीचे तक लैंड करती है तो वो मार्ग हवा में क्या कहलाया, ये बताना है आपको। तो हवा में फेंकी गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हवा में फेंकी गई वस्तु का मार्ग पैराबोला कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना पैराबोला। मान लिए दोस्तों ये कोई वस्तु है और इसको अपन ने हवा में फेंक दिया तो ये हवा में जो जाकर आई है तो ये इसका मार्ग यहाँ से ज़मीन तक वापस यानी ये ज़मीन से वापस ज़मीन तक जो आई है तो ये मार्ग क्या कहला रहा है, इसको पैराबोला बोल रहे हैं अपन, इसको पैराबोला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20, हवा में फेंकी गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पैराबोला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम किसके उदाहरण है। न्यूटन के गति के नियम किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। न्यूटन के गति के नियम किसके उदाहरण है यानी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको बताना है। तो गति में काइनेमेटिक्स है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, इनमें से कौन सी गति के उदाहरण है। न्यूटन के तीनों नियम कौन सी गति के उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो न्यूटन के गति के नियम कौन सी गति के उदाहरण है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों काइनेटिक्स, यहाँ पे काइनेमेटिक्स नहीं रहेगा दोस्तों, काइनेटिक्स रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। गति पर बल का प्रभाव काइनेटिक्स कहलाता है।
तो काइनेटिक्स में न्यूटन की गति के उदाहरण काइनेटिक्स गति के रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा, रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी लीनियर मोशन का उदाहरण कौन सा है, यानी रेखीय गति जो सीधी रेखा में होती है उसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने गति से रिलेटेड कोई टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं किया है तो आप आर की फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर गति से संबंधित क्लासों को आप ज़रूर देख सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। तो गति का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रेखीय गति होती है वो सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 मीटर दौड़ रेखीय गति का उदाहरण है, क्योंकि जो गति सीधी रेखा में होती है उसे अपन रेखीय गति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसे रेखीय गति कहते हैं। चले दोस्तों इस प्रकार इसमें 100 मीटर रेखीय गति का उदाहरण रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, प्रश्न नंबर 23, वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को क्या कहते हैं, यानी कोई वस्तु अगर गति करना चाहती है लेकिन उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसकी गति करने में कोई बाधा पैदा हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपने इसमें दिमाग लगाया तो वेरी इजी रहेगा। अगर कोई वस्तु है और वो अगर गति करना चाहती है लेकिन उसमें अगर कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम आ रही है, प्रतिरोध आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जड़त्व कहते हैं, यानी वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को जड़त्व कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जड़त्व की कौन सी स्थिति होती है, तो जड़त्व स्थिर स्थिति होती है और गति करना चाहती है वस्तु तो वो गति नहीं कर पाएगी, इसलिए स्थिर जड़त्व वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होने देता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जड़त्व। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। जड़त्व के नियम का समीकरण कौन सा है, यह आपको बताना है। जड़त्व का नियम जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है उसका समीकरण यानी सूत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है और ये अगर गति करना चाहती है लेकिन ये स्थिर अवस्था में है, ये अभी प्रेजेंट में स्थिर अवस्था में है, लेकिन ये स्थिर तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई दूसरा बल कार्य नहीं करता। तो कोई वस्तु कब जड़त्व की स्थिति से कब बाहर निकलेगी, तो उस पर बल लगेगा तभी बाहर निकलेगी। तो बल यहाँ पे बल लगने वाला है, लेकिन वो कब कितना लगेगा, तो वो बल लगेगा वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके पूरे वजन के और उस पर लगाए गए बल के बराबर यानी त्वरण यानी उसकी दिशा के। तो इसमें जो उत्तर निकल के आएगा वो उत्तर निकल के आएगा जड़त्व के नियम का समीकरण यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बल इजिकल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। ये जड़त्व के नियम का समीकरण रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, वेरी इजी प्रश्न है और पूछा भी जाता है दोस्तों आमतौर पर। तो गति के नियम यानी गति के नियम किस विद्वान ने प्रतिपादित किए, ये आपको बताना है और इजी प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो गति के नियम आर्किमिडीज, गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन और प्लेटो। तो इसमें सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। तो प्रश्न नंबर 25 और राइट आंसर रहेगा दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम और ये कब प्रतिपादित किया, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी अपन ने पहले पढ़ लिया है। 1687 यानी 1687 में गति के नियमों का प्रतिपादन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं और आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहे और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। वेग को मापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट्स उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों वेग को मापने के लिए स्पीडोग्राफ का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्पीडोग्राफ।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों अपना, गति की इकाई क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। गति की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों गति की इकाई यानी चाल की इकाई क्या कहलाती है, स्पीड की इकाई क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो गति को दोस्तों सही आंसर निकल के आएगा इनमें से किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड को अपन किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर मापते हैं। तो गति की इकाई का सही आंसर रहेगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किलोमीटर प्रति ओवर। ये आपको ध्यान रखना है, ये गति की इकाई कहलाती है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आपकी आज की प्रश्नोत्तरी लगभग कंप्लीट होने वाली है। और आपने कितने प्रश्नों का अब तक सही आंसर दिया है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहे। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 28, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम ये आपको बताना है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग का नियम या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, तो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों संवेग का नियम या त्वरण का नियम न्यूटन की दूसरा नियम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, संवेग का नियम जिसका दूसरा नाम त्वरण का नियम भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, त्वरण का नियम या संवेग का नियम न्यूटन का दूसरा नियम होता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, उनमें से प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर आएगा निकल के दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। यह आपको ध्यान रखना है, जड़त्व का नियम कहते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का, और आपने अभी तक कितने प्रश्नों का जवाब दिया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाकर RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी महत्वपूर्ण क्लासों का आप जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी अब बिल्कुल फ्री में। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना, और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा, ये भी आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों किसी वस्तु का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना आपको। किसी वस्तु का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे नई शब्द है दोस्तों, किस पर नहीं करता है, यानी वस्तु कोई वेग गति कर रही है और उसकी अंतिम गति किस वस्तु यानी किस फैक्टर पर निर्भर नहीं होती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर निकल के आएगा प्रश्न नंबर 30 का, गुरुत्व पर निर्भर नहीं करती है, यानी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों किसी वस्तु का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 30 प्रश्न देख लिए, और आपने उसमें से कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताते कि आपकी तैयारी का पता लग सके। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी महत्वपूर्ण क्लासों का आप निःशुल्क बिल्कुल फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।